गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू साइन एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 दिसंबर का करंट अफेयर। तो आज हम देखते हैं कि 9 दिसंबर की जो महत्वपूर्ण सुर्खियों में बने हुए क्वेश्चनों में हमारा सबसे महत्वपूर्ण और पहला क्वेश्चन है, किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसकी बात चल रही है यहाँ पे यूनेस्को की, तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। और किस नृत्य की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गरबा नृत्य, यानी हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देखो इसके बारे में, यूनेस्को ने गरबा नृत्य को सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल करने का फैसला किया है। इस सूची में यह भारत की 15वीं सांस्कृतिक धरोहर है। गरबा की बात करें तो यह गुजरात का लोक नृत्य है। कहाँ का? गुजरात का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और गुजरात के साथ साथ यह नृत्य गुजरात, राजस्थान और मालवा प्रदेशों में भी मुख्य रूप से प्रचलित है। अब देखो यूनेस्को के अंदर, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यानी यूनेस्को। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और मुख्यालय पेरिस में, और इसके 193 देश सदस्य हैं। अब यूनेस्को ने कुछ दिन पहले शांति निकेतन वर्ल्ड हेरिटेज को भी लिस्ट में शामिल होने वाली भारत की 41वीं धरोहर बनी थी। और इसके साथ में 42वीं कौन थी? कर्नाटक का होयसला मंदिर। यूनेस्को 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर बात करें नृत्य की, तो नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा आंसर था गरबा। और यूनेस्को की हमने बात कर ली, और ये 15वीं सांस्कृतिक धरोहर थी, गरबा थी वो। और यूनेस्को है, उसकी स्थापना 16 नवंबर 1945, मुख्यालय पेरिस और 193 सदस्य देश हैं। और 41वीं कौन सी थी? शांति निकेतन। और 42वीं होयसला मंदिर, जो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में बीमा को सुलभ बनाने के लिए ACKO ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोन पे के साथ, यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये एक बीमा कंपनी है, तो इसने फोन पे के साथ में अभी बीमा को सुलभ बनाने के लिए साझेदारी की है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो इसका आंसर रहेगा टेलर स्विफ्ट को, यानी हमारा 3 नंबर आंसर है, ये करेक्ट हो जाएगा। टेलर स्विफ्ट, टेलर एलिसन स्विफ्ट अमेरिकी सिंगर है। टेलर स्विफ्ट को साल 2023 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और अगर ये तो है टाइम पर्सन 2023, अगर बात करें 2022 कौन थे, तो आंसर क्या रहेगा हमारा? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की। ये इनकी फोटो है, देखो। तो 2022 का याद रखना और 2023 का याद रखना, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2023 का कौन हो जाएगा? टेलर स्विफ्ट। और 2022 का जेलेंस्की। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा देश चीन के BRI से अलग हुआ है? ये BRI क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कौन सा देश अलग हुआ है? तो आंसर रहेगा इटली, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। यूरोपीय देश इटली ने चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी BRI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से आधिकारिक तौर पर किनारा कर लिया है, यानी यहाँ से इनको मना कर दिया गया है। चीन ने वर्ष 2019 में इटली के साथ ये समझौता किया था, जिसके तहत चीन इटली में 20 मिलियन यूरो, यानी लगभग 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट विकसित करता। इससे दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करने का उद्देश्य रखा गया था। इटली ने इससे पहले अक्टूबर में नई दिल्ली में हुई G20 समिट के समय ही चीन को यह स्पष्ट कर दिया था कि वह आगे और ज़्यादा दिन BRI के साथ नहीं रह पाएगा, और अभी हाल ही में ये अपने आप को यहाँ से हटा लिया है। अब देखो क्या है चीन का BRI। तो BRI की फुल फॉर्म आपको पता चल गई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अथवा वन बेल्ट वन रोड चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के माध्यम से चीन अपने देश को एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों से रोड और रेलवे लाइन के माध्यम से जोड़ना चाहता है।
और यह परियोजना प्राचीन सिल्क रूट का ही आधुनिक संस्करण है। यानी मैप में देखो तो चीन है वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ बाई रोड और बाई ट्रेन जोड़ना चाहता है। जैसे ये मैप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ये समुद्री रास्ता है। तो इसमें इटली है वो अपने आप को यहाँ से हटा लिया है। अगला क्वेश्चन देखो, बीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा? डॉक्टर समीर शाह है। ये भारतीय मूल के हैं। तो भारतीय मूल के समीर शाह ब्रिटिश मीडिया बीबीसी के चेयरमैन चुने गए हैं। शाह है बीबीसी में रिचर्ड शार्प की जगह लेंगे। यानी अभी जो समीर शाह हैं इनसे पहले इस पद पे कौन थे? तो आंसर क्या रहेगा? रिचर्ड शार्प। समीर फिलहाल जूनिपर कम्युनिकेशन के सीईओ हैं। 2019 में महारानी एलिजाबेथ ने CBE यानी कमांडर ऑफ मोस्ट एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था? समीर शाह को। अब बात करें BBC की फुल फॉर्म, तो क्या हो जाएगी? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ये एक न्यूज चैनल की तरह काम करती है ये संस्था। आगे देखो, हाल ही में 59वां फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वार्षिक सेमिनार कहाँ हुआ? तो इसका आंसर रहेगा नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। डिटेल देखो, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जिसको शॉर्ट में बोलते हैं FAI, इसका आयोजन 6 से 8 दिसंबर 2023 नई दिल्ली के होटल पुलमेन में। कौन सी जगह पे? नई दिल्ली के होटल पुलमेन में। और इसका विषय यानी थीम क्या रखी गई है? इनोवेशन इन फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी उर्वरक एवं कृषि क्षेत्र में इनोवेशन, ये इसका विषय रहा है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो ये याद रखना। और इसका आयोजन कब हुआ था? कब हुआ? 6 से 8 दिसंबर 2023। कहाँ पे? दिल्ली के होटल पुलमेन में। और फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी FAI की हम बात कर रहे हैं। आगे देखो, किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया है? तो कालाजार का उन्मूलन अभी किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने। देखो, बांग्लादेश ने हाल ही में लिस्मेनियासिस, जैसे आमतौर पर कालाजार के रूप में जाना जाता है, इसको खत्म कर दिया है। विसेरल लिस्मेनियासिस संक्रमित मादा फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई के काटने से प्रसारित प्रोटोजोआ परजीवियों के कारण होता है। और इसके लक्षण क्या क्या हैं? त्वचा के अल्सर, बुखार और RBC का कम हो जाना। तो इससे किसने निजात पाया है? तो आंसर रहेगा अभी बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की PM कौन है? शेख हसीना। देखो, बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करते हैं। तो राजधानी हो जाएगी ढाका। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। प्रधानमंत्री शेख हसीना है और मुद्रा वहाँ की क्या है? टका। तो देखो, ये इंडिया है और इंडिया के बांग्लादेश की यहाँ पे बॉर्डर लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर, कौन सा प्रोजेक्ट है? मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो किस मंत्रालय ने? तो आंसर रहेगा संस्कृति मंत्रालय, यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह साल 2017 में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2017 में। सांस्कृतिक मंत्रालय ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत मेरा गांव मेरी धरोहर, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट क्या बोलते हैं? MGMD परियोजना का शुभारंभ किया। परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक व्यापक वर्चुअल मंच पर 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले भारत के 6.5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। MGMD यानी कि मेरा गांव मेरी धरोहर के माध्यम से लोगों को भारत की विविध और जीवंत संस्कृतियों विरासत को जानने का अवसर मिलेगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को प्रोत्साहित करना है। ग्रामीण समुदायों में आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव और कलात्मक विकास मार्ग का प्रशस्त करना है।
तो MGMD यानी मेरा गांव मेरी धरोहर, ये 2017 में स्टार्ट हुई थी। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेमिनी GEMINI AI को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर रहेगा गूगल ने, यानी हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI न्यूरल नेटवर्क जेमिनी AI लॉन्च किया है। जेमिनी AI को टेक्स्ट और कोड के डाटा सेट करने के लिए तैयार किया गया है। तो इसका तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? टेक्स्ट और कोड के डाटा को सेट करना। इस डाटा शीट में किताबें, आर्टिकल, कोड्स जैसे कई लिखित प्रोग्राम शामिल हैं। यह भाषा का अनुवाद, टेक्स्ट लिखना, डिटेल में सवालों के जवाब देना आदि आसानी से कर सकता है। तो नाम क्या रहेगा? जेमिनी। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो गूगल के द्वारा। नेक्स्ट देखो, गूगल की बात करें तो गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998। मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। संस्थापक कौन है? लेरी पेज और सर्गी ब्रिन। और CEO की बात करें तो सुंदर पिचाई। नेक्स्ट देखो, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर। भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मचारियों के कल्याण हेतु सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। यह 1949 से 7 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यानी इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 1949 से, और प्रत्येक दिसंबर की 7 तारीख को ये भारत में मनाया जाता है। इस दिवस पर धन संग्रहण सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे को बांटकर किया जाता है। ये सेना यहाँ पे है ना, सेवा नहीं सेना है। तो किसके? इस दिवस पर धन संग्रहण सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे को बांटकर किया जाता है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस जो दिसंबर माह में सुर्खियों में रहे। जैसे 1 दिसंबर को हमने डिस्कस किया था विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 5 दिसंबर को हमने डिस्कस किया था विश्व मृदा दिवस, और 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उद्यान दिवस। और ये जो पीछे हमने अभी डिस्कस किया है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, तो ये भी 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली बार 1000 क्यूबिक क्वांटम चिप जारी की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IBM। तो IBM की फुल फॉर्म क्या होती है? IBM की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह कंपनी 170 से भी ज़्यादा देशों में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। तो IBM की यहाँ पे बात चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट जीता है? तो इसका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश ने। आगे देखो, मध्य प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रकृति पर्यटन उद्योग, टिकाऊ प्रथाओं और जिम्मेदार पर्यटन में लगातार समर्पित प्रदर्शन के लिए मान्यता और पुरस्कृत किया गया है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा भी दिया गया और यहाँ पे 785 टाइगर हैं। मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क, 24 वन्यजीव अभ्यारण्य और 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश को तेंदुआ राज्य और घड़ियाल राज्य का दर्जा भी दिया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर कुंडो नेशनल पार्क में चीतों के आगमन के साथ MP को यानी मध्य प्रदेश को चीता स्टेट का दर्जा भी मिल चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट MP के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आगे देखो, टाटा मोटर्स ने किस राज्य में अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र स्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। और पंजाब में कौन सी जगह? तो देखो, टाटा मोटर्स ने चंडीगढ़ में अपनी चौथी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का उद्घाटन किया है।
इससे पहले यह सुविधा जयपुर, भुवनेश्वर और सूरत में उपलब्ध थी, यानी 3 जगह पे थी। और अभी चौथी जगह कौन सी है? चंडीगढ़ यानी पंजाब के अंदर। वाहन स्क्रैपिंग यूनिट में वाहनों के टुकड़े करके उनके हिस्सों को अलग अलग कर दिया जाता है। आगे देखो, हाल ही में COP28 में किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर रहेगा IIT मंडी, यानी हमारा 3 नंबर आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। IIT की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ विशेष सलाहकार का दर्जा रखने वाले एक गैर सरकारी संगठन ग्रीन मेंटर्स द्वारा प्रदान किया गया था। IIT मंडी का लक्ष्य आने वाले 10 सालों में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना और शून्य कार्बन उत्सर्जन नीति पे कार्य करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेब्रा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो उपन्यास किस अभिनेत्री द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हुमा कुरैशी के द्वारा। बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने एक लेखिका के रूप में जेब्रा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक उपन्यास लिखा है। हुमा कुरैशी के उपन्यास कौन कौन से मुख्य, जैसे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर, बदलापुर, मोनिका ओ माई डार्लिंग और अपनी स्ट्रीमिंग सीरीज महारानी जैसी फिल्मों के लिए मशहूर एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने अपने पहली फैंटेसी नोवेल जेब्रा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लिखी है। एक्ट्रेस ने किताब में एक ऐसी कहानी बुनी है जो मैजिक, वंडर और इंटेंस पेंशन को जोड़ती है। यह वीरता, परिवर्तन, विपरीत परिस्थितियों में अदम्य मानवीयता भावना की कहानी है। तो देखो, आज हमने 9 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने डिस्कस कर लिए। और इस क्लास की जो PDF फाइल है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाती है, जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और अगर क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।